गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स से चैप्टर 3 मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट ये पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे मुद्रा और साख। बेटा मुद्रा जो है यानी करेंसी भी हम उसको बोल सकते हैं, वो जो है वो चीज़ों को खरीदने का और बेचने का बड़ा आसान एक तरीका है। लेकिन थोड़ी सी आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए वो ज़माने पर जाएं जब ये पैसे का लेन देन नहीं था और लोग चीज़ों को देकर ही चीज़ लेते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, है ना। मान लो कोई जूता बनाने वाला व्यक्ति है और मुद्रा नहीं है, पैसे का चलन नहीं है। कोई जूता बनाने वाला व्यक्ति है और उसे गेहूं चाहिए, तो वो किसान के पास जाएगा और क्या कहेगा कि भाई मेरे से जूते ले लो और गेहूं मुझे दे दो। पर हो सकता है किसान को जूतों की ज़रूरत ही ना हो, तो कहेगा भी मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए जूते, तो मैं तुम्हें फिर गेहूं नहीं दे सकता। अब वो ऐसे किसान को ढूंढेगा जिसको जूतों की ज़रूरत हो, तो उसे वो जूते देगा और उसके बदले वो गेहूं या जो भी अनाज वो ले लेगा। तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जहां पर दोनों एक दूसरे की चीज़ों के लिए ज़रूरतमंद हो। इस चीज़ को कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। यानी कि जब मुद्रा का चलन नहीं था तो उस वक्त लोग चीज़ों का आदान प्रदान ही करते थे, है ना, और उसी से अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। लेकिन वो बड़ा मुश्किल समय था, मुश्किल था, क्योंकि उसमें हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि जो चीज़ हमसे वो चीज़ ले ले और हमें उसकी जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमको दे दे। तो वो बड़ा कठिन समय था। अब अगर हम ये कहें कि भाई इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण यानी कि मुद्रा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे में हमें लगता है। अब जूते वाला अगर यही माहौल होता तो जूते वाला क्या करता, जूते अपने कहीं भी बेचता, किसी कंपनी को या मार्केट में बेचता, उससे रुपए लेता और रुपए से जाकर वो गेहूं खरीद लेता। उसे फिर ऐसे किसान को ढूंढने की जरूरत नहीं थी जो उसके जूते लेता और तब उसे वो गेहूं देता। यानी कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जा सकता है। यानी करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, पैसे इतने इंपॉर्टेंट है। पहले बड़ा मुश्किल था चीज़ों का जब आदान प्रदान होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते थे कि हमें वही व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जो हमसे चीज़ ले ले और हमारे को उसके बदले में कुछ चीज़ दे दे। वो मुश्किल। लेकिन जब मुद्रा आई तो काफ़ी हद तक बहुत आसान हो गया। अब तो बहुत ही आसान है कि हमें कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो हम रुपया पैसा खर्च करेंगे और हम वो चीज़ खरीद लेंगे। तो ये है करेंसी का। अब हम देखेंगे कि मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है। भाई पुराने ज़माने का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन मुद्रा के आधुनिक रूप मॉडर्न वर्ल्ड में या मॉडर्न सिचुएशन में हम कैसे कह सकते हैं मुद्रा का क्या रूप है। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए। पशु भी खरीदे और बेचे जाते थे, है ना। तो लोग पशु दे देते थे, उसके बदले अनाज ले लेते थे, ऐसा भी होता था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ। पहले तो चीज़ों का चलन हुआ, उसके बाद सोने चांदी के सिक्के बने, उनका चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। यानी पिछले 100 साल पहले तक सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलन में रहे। अब है करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल होते हैं। इसमें कागज के नोट और सिक्के आजकल हम यूज करते हैं ना, वो कहलाती है करेंसी। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वो रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। मतलब कागज़ अगर है तो अगर हमारे पास कागज़ का रुपया है तो उसकी वैल्यू है, उसमें एक तार होती है सोने की, चांदी की या तांबे की, उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू गिनी जाती है ना। नहीं तो भाई वो तो कागज़ है। 2000 का नोट भी अगर हम देखें वो भी कागज़ है, 10 रुपये का नोट भी कागज़ है। कागज़ तो कागज़ है, लेकिन वो 2000 का नोट क्यों और वो 10 रुपये का नोट क्यों है? क्योंकि उसमें तांबा, चांदी या सोने की तार होती है, उससे उसकी कीमत आंकी जाती है।
इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? भाई मुद्रा को यानी रुपयों को और सिक्कों को क्यों विनिमय का लेन देन का माध्यम बनाया गया? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए बनाया गया ताकि क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी कि हम घर में नहीं बना सकते, सिर्फ सरकार ही ये नोट बना सकती है। नहीं तो घर में तो सभी बना ले, कागज तो कागज है, लेकिन सिर्फ अधिकार सरकार के पास है और उन्हीं पैसों की वैलिडिटी भी होती है, वही पैसे सही होते हैं जो सरकार की तरफ से हमको मिलते हैं। भारत में भी भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई सुना होगा ना, आजकल तो ऐड भी बहुत आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से करेंसी के नोट वही जारी करता है और किसी बैंक को इजाजत नहीं है कि कोई भी बैंक छाप के जारी कर दे, नहीं, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है सरकार की तरफ से कि वही करेंसी नोटों को जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है और कानून भी हमें ये वैलिड करता है कि हाँ, हम रुपए और पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। यानी हम किसी भी दुकान पे जाएं तो हमें कोई मना नहीं कर सकता, हम रुपए देके कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। हर देश में, हर देश की अपनी करेंसी है, जैसे हमें मालूम ना यूएस की डॉलर्स है, इंग्लैंड की पॉन्ड्स में होता है, हमें सब मालूम है, सऊदी में क्या है हमें सब मालूम है ना। हर देश की करेंसी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति उस करेंसी को लेकर जब किसी भी के पास जाता है, किसी दुकान वाले के पास या कहीं भी जाता है कोई चीज़ खरीदने, तो कोई भी उसे मना नहीं कर सकता क्योंकि सरकार की तरफ से ये अधिकार दिया गया है। अब है बैंकों में निक्षेप। बैंकों का हमें मालूम है, हम सबके अकाउंट खुले हुए बैंक में ना, बच्चों के भी खुले हुए, आजकल तो तुम लोग के भी खुले हुए। तो बैंकों में निक्षेप यानी बैंकों में जो हम जमा करते हैं, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, वहाँ पर भी जमा करते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। यानी मान लो हमें सैलरी मिली, मुझे सैलरी मिली तो मुझे नहीं है ज़रूरत कि मैं अपनी पूरी सैलरी को महीने में खर्च करूँ, तो मेरी जितनी ज़रूरत है मैं उतना खर्च करूँगी और अगर मेरे पास थोड़ा बहुत बचता है तो मैं उसको बैंक में जमा कर दूँगी। तो ये होता है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिरी में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मनी का, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर उनको इंटरेस्ट भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। अब हम अगर बैंक में जमा करते हैं पैसा तो हमें इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारा पैसा भी सेफ रहता है। लोगों के अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है और जितनी अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं अपने बैंक से, जो मेरा खाता खुला हुआ है, मैं वहाँ से पैसे भी निकाल सकती हूँ। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। जो हम डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स जो हम करते हैं, इसको मांग जमा कहा जाता है क्योंकि जब हमें ज़रूरत है तो हम मांगते हैं, हम एक पर्ची भर के देते हैं और हमारे बैंक से, हमारे खाते से वो पैसा निकल आता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा और आजकल तो बहुत ही सिस्टम कि कैश बहुत कम चल रहा है। आजकल तो ATM कार्ड है, पेटीएम आ गया है, चेक सिस्टम है, तो हमें रुपए रखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें किसी को पैसा देना है तो हम उसको चेक काट के देंगे, वो हमारे बैंक से निकालेंगे, या हम चेक काट के देंगे और हम ऊपर कहते हैं ना कि क्रॉस चेक कर देते, 2 लाइनें किसी चेक के ऊपर, तो उसके अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा, कोई उसको कैश नहीं ले सकता है। तो चेक का भी एक बड़ा अच्छा माध्यम आ गया है। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी मैं अगर किसी को चेक देती हूँ, मान लो अंशुल है, मैंने अंशुल को चेक दिया 5,000 रुपये का, तो अंशुल के नाम का मैं चेक काटूंगी और अगर मैं उसको क्रॉस कर दूंगी, ऊपर 2 लाइनें खींच दूंगी और लिख दूंगी पे ओनली अकाउंट, कुछ ऐसे करके लिख दूंगी,
तो वो उसके अकाउंट में ही जाएगा अंशुल के। लेकिन अगर मैं क्रॉस चेक नहीं करूँगी तो सिर्फ अंशुल का नाम लिख दूंगी तो अंशुल जिस बैंक में मेरा खाता होगा वहाँ पर वो चेक लेकर के जाएगा, और मैंने इसका मतलब चेक के जरिए अंशुल को ऑर्डर दे दिया है, बैंक वालों को ऑर्डर दे दिया है कि मेरे खाते से 5,000 रुपये निकाल के अंशुल को दे दिए जाए। तो समझ में आ गया चेक का भुगतान क्या है, कि हम एक तरीके से ऑर्डर देते हैं बैंक को भी कि जिस व्यक्ति के नाम का चेक हमने काटा है उसको ये चेक, ये पैसा दे दिया जाए। और इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि एक चेक भी है कैसे, और हम घरों में आजकल हमारे सबके पास चेक बुक होती है, कैसे उसमें चेक का सिस्टम होता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। और आजकल तो हम पेटीएम भी कर सकते हैं, वो और इजी हो गया है। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा ही समझा जाता है। यानी जो मांग जमा या चेक है इसे भी आजकल हम मुद्रा के रूप में देखते हैं। और ऑनलाइन भी हम करते हैं, आजकल शॉपिंग भी करते हैं, या हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं। आजकल तो घर बैठे ही रात हो दिन हो कभी भी हम कर सकते हैं। तो इन सबको मुद्रा के रूप में आज के डेट में गिना जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अब हम आगे देखेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। अभी हमने देखा बैंकों में कैसे हम जमा करते हैं, फिर हमें ज़रूरत है तो हम अपने चेक से पैसा निकाल सकते हैं या हम किसी और को भी दे सकते हैं, हमें कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधि यानी लोन वाली जो गतिविधियां हैं, जो बैंक्स लोन देते हैं। आजकल तो बहुत से लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, ये सब चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी लोन, सब बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस के लिए लोन है। तो वो हम देखेंगे कि बैंक लोन हमें कैसे देते हैं। बैंकों की तो अपनी कोई इनकम नहीं है, तो बैंक हमें लोन कैसे दे देते हैं, लोगों को लोन कैसे देते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना चैप्टर पढ़ा है पढ़ के रखना है, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे। और पिछली क्लास में बच्चे बहुत बोल रहे थे मैडम बहुत काम है, बहुत काम है। 2 क्वेश्चंस क्लास वर्क के लिए होते हैं, बाकी के होमवर्क के लिए होते हैं। 10th क्लास है बेटा, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, दिसंबर भी शुरू हो गया है, तो इसलिए ध्यान रखना है, घर पर रहना है, सेफ रहना है।